बीजेपी ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बनाए अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य। 2 अक्टूबर से शुरू होगा दूसरा चरण। अगले साल बजट सत्र में सशक्त भू कानून का प्रस्ताव लाएगी धामी सरकार। सीएम धामी ने कहा, भू कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम करेंगे समाधान। दून रेलवे स्टेशन पर बवाल, व्यापारियों के गुस्से को भांपने में चूका पुलिस तंत्र। 4 घंटे घंटाघर जाम रहा। केदारनाथ यात्रा की रफ्तार तेज, दर्शनार्थियों की संख्या 12 लाख के पार। 10 मई को खुले थे मंदिर के कपाट। देहरादून में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान। दूसरे प्रदेश से तस्करी करने वालों पर रहेगी नजर। पुलिस ने कई टीमों का किया गठन। देर रात बदला मौसम का मिजाज। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। कई जिलों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर एसएसपी उधम सिंह नगर के आदेश के क्रम में तथा पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर एवं सीओ खटीमा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झनकैया पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान नेपाल से अवैध तरीके से लाई जा रही 10 पेटी नेपाली लाइटर के साथ अलग अलग स्थानों से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं पुलिस ने एक ऑल्टो कार भी कब्जे में ले ली है, जिस संबंध में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए माल को कस्टम विभाग को सौंप दिया है। एक मिनट 12 सेकंड का मुझे। एक मिनट 12 सेकंड का मुझे। निर्देशों पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में आज चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग स्थानों से 2 जो नेपाल से तस्करी कर नेपाली लाइटर ला रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार अपने हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से एक के कब्जे से 2 पेटियाँ, दूसरे की कार से 8 पेटियाँ, कुल 10 पेटियाँ बरामद हुई हैं। जिस कार से ये सामान लाया जा रहा था, उस कार को भी कब्जे में लिया गया है, जिसे नियमानुसार कस्टम विभाग को सूचित किया जा रहा है। कस्टम विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये मुखबिर की सूचना पर मिलती है, लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, तो उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पेरुमदारा निवासी एक युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। और घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज न्याल ने कहा कि उक्त गांव में रहने वाले 31 वर्षीय ओम प्रकाश ने अपने घर में पंखे के कुंडे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी पारिवारिक कलेश का लगता है। आज ओम प्रकाश पुत्र धनीराम निवासी पेरुमदारा ने अपने घर के अंदर पंखे में लटककर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक मामले के चलते आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है।
रुड़की के निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया है, तो वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। बताते चले कि रुड़की के ईदगाह चौक के पास स्थित माही हेल्थ केयर सेंटर के नाम से निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने आई महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और अस्पताल के सामने ही हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस को हंगामा शांत करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। नहीं होनी चाहिए। मैडम ने कहा आप कौन होते हो, मैंने कहा जी मैं लड़की का भाई हूँ। उसके बाद मैडम ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीसरे दिन हमारी बहन को यहाँ पर इलाज सही नहीं हुआ, तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। डिलीवरी करी थी इन्होंने बड़े ऑपरेशन से, बच्चा हमारा एडमिट था वहाँ। इन्होंने सुबह बोला कि पेमेंट करा दो, छुट्टी करेंगे हम, कमजोरी है। फिर दोबारा भाभी को जैसे घुमा कर ले गए अंदर, उन्हें सांस चढ़े, उन्होंने ऑक्सीजन भी लगाई, फिर भाभी को उल्टी कफ निकला, उल्टी कराते रहे। फिर हमने कहा भाई अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो हम इन्हें ले जाएंगे, कोई बात नहीं आप हमें दे दो। हम बताने के भी नहीं, इंजेक्शन लगा, कब इंजेक्शन लगा, कभी उसे बुला कभी उसे बुला, आसपास के सारे लड़कों को बुला लिया उन्होंने। फिर उन्होंने ऐसा करा, फिर उन्होंने कर लिया गेट बंद करके, कोई उसका यहाँ से दबा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। हमने कहा भाई हमें दे दो, हम ले जाएंगे। जब उसके मुंह से वो झाग निकल गया, जब इन्होंने कहा हम वहां लेकर जा रहे जोली ग्रांड, सारी लापरवाही डॉक्टर की थी। अभी हमारी सिस्टर थी यहाँ पे भर्ती 3-4 दिन से, उसका नॉर्मल रिपोर्टें थी हॉस्पिटलों की और की भी, यहाँ पे अचानक उन्होंने भर्ती कर दी और जी उसका ऑपरेशन कर दिया। उसका 25-30 बोतल 2 दिन में इन्होंने चढ़ा दी। लड़की का कंडीशन बहुत बुरी कर दी इन्होंने, उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं। इस हॉस्पिटल की फुटेज देखो, लड़की सही सलामत। आज क्या हुआ? आज लड़की का दोबारा उन्होंने चीराफाड़ी करके, दोबारा क्या दिक्कत रही होगी, वो चलने फिरने दिक्कत हो रही थी, उन्होंने दोबारा चीराफाड़ी 10 मिनट में मार दी। देखिए भाई साहब, ऐसा है आजकल हर क्षेत्र में फर्जी हॉस्पिटल और फर्जी डॉक्टर बहुत हो चुके हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है ना कोई किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है। वो लोग अपने आप को डॉक्टर कहते हैं और यदि उनके पास में कोई भी पेशेंट फंस जाता है तो पैसे कमाने का अपना एक जरिया ढूंढते हैं। उसी के तहत उन्होंने एक ऑपरेशन भी किया, जो कि महिला डिलीवरी होने के लिए उनके हॉस्पिटल में आई थी। माही हॉस्पिटल है, आप देख भी रहे होंगे पीछे। इसमें ना तो किसी भी तरह की कोई सुविधा है ना कुछ है, यहाँ पे फैन तक भी नहीं है। उन्होंने 2 दिन के अंदर पहले तो महिला की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, के बाद में फिर दूसरा ऑपरेशन भी किया। दूसरा ऑपरेशन करने के बाद महिला की हो गई डेथ। अब ये आप लोग खुद देखो। मेरी इस टाइम पे सभी से गुजारिश है, सभी अपने भाइयों से भी और सभी स्वास्थ्य विभाग से भी, कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुखानी क्षेत्र के छड़ाल इलाके में मॉड्यूलर किचन की दुकान चलाने वाले दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ दुकान में काम करने वाली युवती को लोगों ने साथ देख लिया था और इस पर लोगों ने शुक्रवार को दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और हंगामा करते हुए हनुमान चालीसा वहां पर पढ़ने लगे और पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया और धरना बंद कराया। इधर पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिलने पर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आवास से देहरादून से सीएम धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को हस्तांतरित किया है। बता दें कि सीएम ने पूर्व में मुख्यमंत्री राहत कोष से लिनचौली से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि के प्रभावितों की क्षतिपूर्ति के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 9 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की थी।
उत्तराखंड क्रांति दल ने गांधी पार्क देहरादून में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाकर उनकी बर्खास्तगी की मांग की है और साथ ही घोटाले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग उठाई है। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा है। जब वो एकता बिहार में धरने में बैठे रहते हैं, आप उनकी किया, उन्हें आप लोगों ने मजबूर किया हुआ है। साल साल भर तक जब वो एकता उत्तराखंड क्रांति दल हमारा युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में एक दिवसीय हमारा धरना है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सैन्य धाम घोटाला आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ, इससे पहले उद्यान विभाग का घोटाला जो कि 600 करोड़ का था, वे भी उजागर हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गणेश जोशी के पास आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था, उसमें भी सीबीआई ने उन्हें फटकार लगाई और जांच के आदेश दिए। लेकिन इन तमाम मामलों के पश्चात भी विजिलेंस कोर्ट ने भी उन्हें जांच के आदेश दिए, लेकिन तमाम घटनाएं होने के पश्चात भी आज भी वो अपने पद पर काबिज हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इस प्रकार से कहीं न कहीं इतने मामले होने के पश्चात 150-200 करोड़ के मामले उनके विभाग में हो चुके हैं। उनके विभाग में जो उद्यान विभाग के जो डायरेक्टर थे हरविंदर भावेजा, उन्होंने करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त फर्जी तरीके से करी। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि निश्चित तौर पे ये उत्तराखंड के टैक्स की कमाई को इन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए यूज किया। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज संबंधी बयान पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीते 25 सालों से जनगणना नहीं हुई है, इसके बाद सरकार का डेमोग्राफिक चेंज का दावा गले नहीं उतरता है। भाजपा सरकार को डेमोग्राफिक चेंज के दावे का आधार भी साबित करना ही चाहिए। साथ ही दावा किया कि रोजगार की तलाश में युवाओं के पलायन से गांव खाली होते जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। देखिए, मैंने ये बात शायद अब इसलिए कही जा रही है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले प्रेस में कहा था, जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दें प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूँ, अभी आपके संपर्क सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है, मेरे गाँव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। और केवल ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद, मज़ार और फिर अब यूसीसी और अब ये डेमोग्राफिक चेंज एक नया वर्ड लाया गया। और मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है और वो धार्मिक सेंटिमेंट्स को जगाकर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ या सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोर्ड की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल देर रात देहरादून के रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल हो गया। दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया और इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि किसी अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन में देर रात पथराव के मामले में बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर ही दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। रेलवे स्टेशन में देर रात तक पथराव होने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं इस बवाल से भारी नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक किसी अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया और पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार किया है।
वहीं विकास वर्मा की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराने के साथ ही घंटाघर को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या तो विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। एक योजनाबद्ध तरीके से जिहाद की आंधी आई है, पर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में होने के बावजूद भी वहां पर हिंदू आज सुरक्षित महसूस कर रहा है और उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हिंदू संगठनों को योजनाबद्ध तरीके से जो है साजिश के तहत उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कल एक घटना होती है कि एक घटना में पुलिस प्रशासन के ऊपर जिहादी भीड़ पथराव करती है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ती है, पुलिस की गाड़ियां जलाती है, पुलिस की वर्दी फाड़ती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके बचाव में आते हैं और उनके जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे उनके ऊपर जवाबी पथराव करते हैं। पर जिहादियों के हाथ बिका हुआ, मुस्लिम सेवा दल के हाथ बिका हुआ और ओवैसी के हाथ बिका हुआ एसएसपी कठपुतली बनकर जिहादियों की। देखिए, आज उत्तराखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था चीज की नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही ज्यादा मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में पकड़े जा रहे हैं, आपराधिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो ये सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो हम लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं इनके मुद्दों पर हम लोग प्राथमिकता के साथ अपनी बात को उठा रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, पूरी तरह से चरमरा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी कानून का रखरखाव करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उल्टा चश्मा लगा रखा है। कांग्रेस पार्टी जो है, जब से उत्तराखंड में हमारी सरकार पिछले टर्म में भी और अब भी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में हमारी सरकार ने बहुत बेहतरी से काम किया है और लगातार शासन प्रशासन अपने अधिकारियों को लेके हर जगह पे सजग है। हर मुद्दा हमारे लिए संवेदनशील है और हमारे अधिकारी बहुत बेटर काम कर रहे हैं। कहीं पे अगर कोई कमियां हैं तो उसको और दुरुस्त किया जाए। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लगातार कानून व्यवस्था में सुधार की समीक्षा कर रही है, साथ ही कानून को भी सख्त किया जा रहा है। बता दें कि राज्य दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। कि कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि लोग कानून में रह करके, कानून के दायरे में रहकर काम करें। लेकिन जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो राज्य में कहीं भी अपराध करने की कोशिश करेंगे, इस ढंग के उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, तो उनको सरकार बिल्कुल किसी किस्म की छूट नहीं देगी, बल्कि जो कानून सम्मत तरीका है उसके आधार पर उनको उसके लिए दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं इतना ही कहूँगा कि हम अक्सर ड्यूटी में रहने वाले पुलिस और उनके कर्मचारियों पे बात करते हैं। हकीकत यह है कि सरकार ने खुद लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर किया है, पंगु किया है और उसके उदाहरण है अंकिता। वीआईपी आज भी बचा हुआ है, पुलकितारिया बीजेपी, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हाकम सिंह, संतरेसा में 14 साल की बेटी का बलात्कार और हत्या,
मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी का सेल का सदस्य, चंपावत के इनके मंडल अध्यक्ष जमानत में, सल्ट के इनके मंडल अध्यक्ष रेप के केस में जमानत में, दुग्ध संघ के चेयरमैन 2 दिन पहले पकड़े गए हैं और आज भी वो पद पे बने हुए हैं। जेल में जाने के बाद भी उनको उनके पद से नहीं हटाया गया है। तो ये चंद एक ऐसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि जितने भी बड़े केसेस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के पदाधिकारी और बड़े जो उनके सदस्य हैं उनके हाथ आ रहे हैं। तो सरकार ने खुद ऐसे हालात पैदा कर रखे कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके रूट से 100 मीटर की दूरी पे एक ज्वेलरी शॉप में डकैती होती है और पीठ थपथपाई जाती कि डकैत पकड़ लिए, लेकिन आज तक माल बरामदगी नहीं हुई है। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जिस देवभूमि को सबसे शांत माना जाता था, वहां आए दिन हंगामे, लूट, चोरी, डकैती और महिला अपराधों के मामले बढ़ना बेहद चिंता की बात है। वहीं सरकार कड़ी कानून बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कौन है जो प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों आपराधिक घटनाओं पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के ग्राम जखोल मोड़ स्थित पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार पर लगी रोक जारी रखते हुए उप जिलाधिकारी से मंदिर की ताजा रिपोर्ट मांगी है और अब दशहरे के बाद प्रकरण पर सुनवाई होती। बता दें कि मंदिर समिति के संयुक्त सचिव रामलाल विश्वकर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर रखी है। याचिका में सदियों पुराना मंदिर होने का दावा किया गया है। समिति सहित स्थानीय लोग मंदिर के मरम्मत कार्य स्थानीय देव शिल्पियों से कराना चाहते हैं और आपको बता दें कि लगाई रोक हटाने की मांग भी की गई है। इनफैक्ट एक उत्तरकाशी में एक सोमेश्वर महादेव एक टेम्पल है, वो बहुत मतलब पुराना मंदिर है और उधर करीब उत्तरकाशी के 22 गांव लोगों की उसमें जो देवता डेटी उनकी है वो काफ़ी प्रचलित है और जगह जगह गांव में जाकर रुकती है। तो उसमें ये हुआ कि एक बीच में एक खबर चली, अखबारों में भी छपी और ये नहीं जो सतपाल महाराज ने उसकी इंक्वायरी भी करवाई। तो ये हुआ था कि हंस फाउंडेशन उसको रिनोवेट कर रहा है। रिनोवेट का मतलब एक नए ढंग से बनाना चाह रहा था। तो वहाँ के कुछ गांव के कुछ लोग आए और अभी हमें पता चला जॉइंट सेक्रेटरी भी उसमें था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे जो पुराना स्ट्रक्चर है वो तो अब बनता नहीं, पुराने जितने कलाकार थे, जो मूर्तिकार थे, वो तो अब रहे नहीं। ये अपने ढंग से को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उससे उसकी जो हेरिटेज वैल्यू है ख़त्म हो जाएगी। तो ये करके हमने एक रिट फाइल की कि ज़बरदस्ती कुछ लोग एनजीओ से मिलके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी उसका कैरेक्टर बदलना चाहते हैं। तो उसमें कोर्ट ने उसको भाई तब तक नहीं बनेगा, स्टे कर दिया और स्टेट से कहा था कि आप उसको देखो भालो कि कौन सही है कौन गलत है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का